मुझे लगता है कि शायद इससे ज्यादा विभत्स, इससे ज्यादा दिल को कचोटने वाली कोई और कहानी नहीं है मेरी नजर में। बहुत तरह के क्राइम दुनिया में हुए, बहुत सारे का मैं विटनेस रहा, जिसमें 20-20, 30-30 कत्ल हुए, लेकिन ये वो कहानी है जो जब भी सोचता हूं, जब भी याद आती है, जब भी इसका जिक्र करता हूं, जब भी इसको पढ़ता हूं, देखता हूं, तो हमेशा एक तो बहुत गुस्सा आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बड़ा अफसोस होता है। ये कहानी है रंगा बिल्ला की। आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जुर्म की कहानियों से हिंदुस्तान अटा पड़ा है, एक से एक कहानियां हैं, लेकिन ये कहानी कई मानों में बहुत सारे, इसकी एक अलग जगह है। और उसकी वजह यह है कि ये जिस तरीके से ये क्राइम हुआ, जो छोटे छोटे बच्चों के साथ हुआ, और रंगा बिल्ला ने जो कुछ उनके साथ किया, वो जब भी सोचते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। और उस वक्त भी लोगों में इसको लेके बहुत गुस्सा था। तब जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी दिल्ली में, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और कहते हैं कि मोरारजी देसाई ने जब पब्लिक का गुस्सा देखा तो खुद इस केस में बहुत पर्सनली इंटरेस्ट लिया, और इंटरेस्ट लेने के बाद फिर उन्होंने पुलिस को प्रेशराइज किया, इसको जल्दी सॉल्व करो। तब जाकर फिर ये केस सॉल्व हुआ, अपने अंजाम तक पहुंचा। और इसमें एक और बड़ी चीज है कि शायद ये हिंदुस्तान के, मुझे और कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं आता है, एक महात्मा गांधी के कत्लों को छोड़ दे, जिसमें इतनी जल्दी कोई फैसला भी हुआ, न सिर्फ फैसला हुआ बल्कि फांसी भी हुई। ये वो रंगा बिल्ला का केस है कि 4 साल के अंदर लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट तक दया याचिका, ये सारी खाना पूर्ति पूरी हुई, और 4 साल के अंदर अंदर रंगा बिल्ला को फांसी भी दे दी गई। ये हिंदुस्तान में बड़े कम 1-2 ही केस में ऐसा हुआ है। और इसकी वजह यही थी कि इस केस को लेकर लोगों में इतना गुस्सा था, इसको जितना आप डिले करते गुस्सा बढ़ता। तो शायद यही वजह है कि जुडिशरी ने भी बड़ा काम तेजी से किया और कातिलों को जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया। रंगा बिल्ला का नाम, उसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी, तमाम सीरियल्स बने, मुहावरों में इस्तेमाल होता है, कई मैंने सोशल मीडिया में भी देखे, रंगा बिल्ला के नाम से कुछ साइट भी है। लेकिन ये जो कहानी है ये असल में रंगा का असली नाम था कुलजीत सिंह उर्फ रंगा कुश, और दूसरा जो बिल्ला था वो जसबीर सिंह, हरियाणा के रहने वाले थे। जो रंगा था वो पेशे से ट्रक ड्राइवर था और बाद में टैक्सी चलाने लगा मुंबई में, और बिल्ला जो था वो छोटे मोटे क्राइम करता हुआ मुंबई पहुंचा और फिर वहां क्रिमिनल बन गया। तो ये रंगा और बिल्ला की पहचान थी। और एक शान नाम का कोई शख्स था मुंबई में जिसने रंगा को बिल्ला से मिलाया पहली बार, और फिर इन दोनों में दोस्ती हुई। मुंबई में इन्होंने बच्चों को किडनैप किया, रैंसम लिया, तो रंगा की टैक्सी में ही किडनैप किया जाता था बच्चों को, उसका फिर उसके वसूली की जाती थी। और ये दोनों का अपना क्राइम रिकॉर्ड इसी तरह से चलता रहा। अब इस कहानी पे आते हैं जिसकी वजह से ये रंगा बिल्ला पूरे देश में जाना जाने लगा, जिसके नाम से लोग खौफ खाने लगे। लोगों को रात को नींद नहीं आती थी जब ये कहानी सुनते थे, और ये सच है। ये बात है 28 अगस्त 1978 की, 26 अगस्त 1978 की। और 26 अगस्त 1978 को दिल्ली में उस दिन शाम को बारिश हो रही थी, शनिवार का दिन था, और एक नेवी में कैप्टन, जो इंडियन नेवी में कैप्टन थे, जो कि धौला कुआं में जो ऑफिसर्स मेस है वहां पे रहते थे, और मिस्टर मदन मोहन चोपड़ा, तो ये नेवी में कैप्टन थे, और ऑफिसर्स मेस धौला कुआं आर्मी कंटोनमेंट एरिया जो है वहां पे, वो वहां ऑफिसर्स मेस में उनका घर हुआ करता था। इनके 2 बच्चे थे, एक गीता चोपड़ा और दूसरा बेटा जो था वो संजय चोपड़ा। गीता चोपड़ा की उम्र 16 साल के आसपास थी 26 अगस्त 1978 को, और संजय 14 साल का था। दोनों भाई बहन। गीता चोपड़ा जीसस एंड मैरी कॉलेज में जस्ट एडमिशन ली थी उसी साल 1978 में, और वो जीसस एंड मैरी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। जबकि संजय चोपड़ा 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड, बहुत फेमस स्कूल है, तो वहां 10वीं में पढ़ता था। 26 अगस्त 1978 को
गीता चोपड़ा चूंकि संगीत का शौक रखती थी और वो गाने वाने भी गाती थी, स्कूल के फंक्शन में परफॉर्म करती थी, तो ऑल इंडिया रेडियो का एक युवानी बहुत फेमस प्रोग्राम आया करता था, शायद अब भी आता है, युवानी, युवाओं के लिए था ये। तो उस दिन गीता चोपड़ा की रिकॉर्डिंग थी ऑल इंडिया रेडियो, संसद मार्ग के पास ये ऑल इंडिया रेडियो का दफ्तर है बहुत बड़ा, वहां पे रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। तो ये रिकॉर्डिंग के लिए 7 बजे पहुंचना था गीता चोपड़ा को ऑल इंडिया रेडियो, और 8 बजे ये ऑन एयर जाना था रेडियो। तो गीता अपने भाई संजय चोपड़ा के साथ शाम करीब 6 बजे के आसपास धौला कुआं जो कंटोनमेंट एरिया है जहां ऑफिसर्स मेस में रहती थी, वहां से ये बाहर निकलती है और घर के बाहर वहीं पे चूंकि बहुत सारे जानने वाले थे तो एक से लिफ्ट मिलती है, वो गाड़ी में लिफ्ट लेकर गोल्ड डाकखाना पहुंचती है। गोल्ड डाकखाना नई दिल्ली के इलाके में एक जगह है, फेमस जगह है, और उस गोल्ड डाकखाने के बराबर में एक स्कूल भी है, वो कोलंबस स्कूल है जहां से शाहरुख खान ने पढ़ाई की। तो गोल्ड डाकखाने पे लिफ्ट लेके वो उतरती है और गोल्ड डाकखाने से ऑल इंडिया रेडियो पहुंचना था, दूरी ज्यादा नहीं थी। तो गोल्ड डाकखाने से उतर के ये दोनों भाई बहन किसी ऑटो का इंतजार करते हैं, ये कि यहां से भी किसी गाड़ी से लिफ्ट मिल जाए तो ऑल इंडिया रेडियो तक चले जाए। तो वहां पे खड़े होते हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तभी एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार जिसका नंबर था HRK 8930 वो गोल्ड डाकखाने से गुजर रही थी। ये दोनों सड़क किनारे खड़े थे, शाम का टाइम था, करीब 6:30 का वक्त हो चुका था। तो ये जब गाड़ी गुजर रही थी तो दोनों हाथ देते हैं, तो उस गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे थे, रोक देते हैं, तो ये उनसे लिफ्ट मांगते हैं। उस गाड़ी के अंदर रंगा और बिल्ला बैठा हुआ था, रंगा ड्राइव कर रहा था, बिल्ला साथ में बैठा था। दोनों बच्चे गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, उसका थोड़ी दूर जाते हैं तभी बिल्ला जो है वो कुछ, उनको ये लगता है कि ये दोनों बच्चे जो हैं दिखने में कि अमीर घराने के हैं। और रंगा बिल्ला की कहानी ये थी कि उस दिन वो सड़क पे सुबह से घूम रहा था एक गाड़ी लेकर, कि कोई एक कपल मिल जाए जिसको वो किडनैप करें और फिर उसी के घर में ले जाए, और फिर वहां उसके पास से अगर मिल गया तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो फिर उसके घर ले जाएंगे और घर में जो भी कीमती सामान है वो लूट के और वहां से निकल लेंगे। और ये दोनों कुछ दिन पहले ही मुंबई से दिल्ली आए थे और दिल्ली में मजलिस पार्क के पास एक कमरा किराए पे लिया था। और रंगा गाड़ी चलाने में बहुत माहिर था और बिल्ला नंबर प्लेट्स बनाने में। तो इन्होंने दिल्ली में आने के बाद 1-2 गाड़ियां चुराई, फिर उन्हें गाड़ी पसंद नहीं आई, छोड़ दी, फिर चुराई, फिर पसंद नहीं आई, तो 3-4 गाड़ियां चुरा के, किसी का एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा था तो वो छोड़ दी। 26 अगस्त को इन्होंने अशोका होटल के पास से एक फिएट गाड़ी चुराई और वो मस्टर्ड कलर की थी, उसका इन्होंने नंबर प्लेट चेंज कर दिया और उसी गाड़ी में ये गुजर रहे थे जब गोल मार्केट के पास। तो इत्तेफाक से गीता और संजय वहां पे खड़े हुए थे और उनको ऑल इंडिया रेडियो जाना था, उन्होंने लिफ्ट मांगी, वो गाड़ी में बैठ गए। अब ये गाड़ी चल पड़ी, धीरे धीरे शाम अंधेरा होने वाला। अब ऑल इंडिया रेडियो की तरफ बजाय जाने की तरफ जो रास्ता था, चूंकि उन दोनों बच्चों को पता था, पहले भी जो गीता है वो ऑल इंडिया रेडियो जा चुकी थी अपने परफॉर्म करने के लिए गाने का, तो उसे मालूम था कि ये गलत रास्ते पे ले जा रहा। तो दोनों ने विरोध किया, तो फिर उन्होंने उनके पास कृपान था करीब 3 फीट और लंबा और छोटा भी था चाकू, तो फिर वो उसके साथ उन्होंने उसको डराना धमकाना शुरू कर दिया। तो बच्चे घबरा गए, इन्होंने शोर मचाना शुरू किया। शोर मचाने के बाद ये गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगे, दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। तो गोल मार्केट के आसपास कई लोगों ने, कुछ स्कूटर पे जा रहे थे, कुछ कार में जा रहे थे, उन लोगों ने देखा कि एक कार जा रही है जिसके बच्चे अंदर चीख रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने उस कार को फॉलो किया और उसको रोकने या उन बच्चों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन जब इन दोनों को लगा कि ये लोग आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि अंदर बच्चा जो है, दोनों विरोध कर रहे हैं, तो घबरा के उन्होंने गाड़ी और तेज कर दी। तो जिन लोगों ने पीछा किया, एक स्कूटर वाले तो बल्कि दरवाजे तक हाथ भी लगा दिया था उस गाड़ी को भागते हुए, लेकिन वो गाड़ी फिर स्पीड में निकली और वो चला गया। लेकिन ये जो 3-4 राहगीर जो गुजर रहे थे, जो अलग अलग गाड़ियों में, उन्होंने उन दोनों की शक्ल देख ली थी और ये भी देखा था कि कोई बच्चा इस तरीके का है। तो एक बंदे ने तो ये भी किया, जो बहुत ही जागरूक नागरिक था, कि इस बच्चे को शायद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है कार के अंदर,
उसने 100 नंबर पे कॉल भी कर दिया और 100 नंबर पे न सिर्फ कॉल किया बल्कि गाड़ी का नंबर उसने नोट किया था। वो गाड़ी का नंबर भी बताया कि एक गाड़ी जा रही है ऐसी इस कलर की और इसमें 2 बच्चे हैं, मुझे लग रहा है कि इन बच्चों को या तो किडनैप कर लिया गया है या कुछ आप मदद कीजिए। तो उसने जो गाड़ी का नंबर लिखाया था वो ये लिखाया था HRK8930। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के 100 नंबर का ऑपरेटर था उसने एच की जगह एम सुना और उसने नोट कर लिया MRK8930। तो पुलिस को वायरलेस पे मैसेज दे दिया गया था। अब वो सब एच ढूंढ रहे हैं, वहां एम था, मतलब एम ढूंढ रहे हैं और जबकि गाड़ी का नंबर एच था। तो खैर, और चूंकि वक्त भी अंधेरा भी होता जा रहा था तो ये दोनों फिर गाड़ी का रुख मोड़ देते हैं पालम एयरपोर्ट की तरफ। और उस वक्त दिल्ली में आज भी एक रिज रोड एरिया है, जो जब आप एयरपोर्ट की तरफ से आते हैं तो 2 रास्ता है, एक आप धौला कुआं से आते हैं, एक धौला कुआं से अगर आप लेफ्ट लेके उतरेंगे तो रिज रोड है। वो बिल्कुल सन्नाटा, दोनों तरफ बहुत ही घना जंगल है और बीच से सड़क गुजर रही होती है। आज भी रात को अगर आप वहां जाएं तो बेहद सन्नाटा होता है। हालांकि अब बहुत सारी रेड लाइट लाल बत्ती बन गई है, गाड़ियों की जो तादाद है वो बढ़ गई है। बहुत सारे लोग रात को जब एयरपोर्ट से आते हैं या जाते हैं तो उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ ट्रैफिक कम होता है, क्योंकि सन्नाटा होता है। लेकिन वो आज भी डरावना ही लगता है रिज रोड। तो जो लोग रिज रोड से गुजरे हैं वो जानते हैं। तो उस जमाने में वो और भी सन्नाटा हुआ करता था, बहुत कम लोग उस सड़क का इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि उसके पैरेलल बाकी सड़कें थी जो पालम एयरपोर्ट और बाकी आप आ जा सकते थे इंडिया गेट से। इन दोनों ने उस तरफ रिज रोड की तरफ गाड़ी का रुख कर दिया। अब गाड़ी के अंदर जब इन्होंने फिर उससे दौरान से उसको डराया धमकाया, उसका पूछा कि दोनों तुम कौन हो, तो उन्होंने बताया कि मेरा फादर नेवी अफसर है। आज तो रंगा को ये लगा कि ये कैप्टन है नेवी है तो इनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होगा। पहले उसे लगा कि बहुत अमीर लोग, उनके बच्चे हैं। तो रंगा बिल्ला से कहता है कि ये सारे कोर्ट प्रोसीडिंग में बाकी चीजों में है कि इन दोनों को उतार देते हैं और हम लोग चलते हैं कुछ और ढूंढते हैं। बिल्ला जो है वो क्रिमिनल था शुरू से और वो ज्यादा एग्रेसिव हार्डकोर क्रिमिनल। वो कहता है नहीं उतारेंगे। फिर जब कुछ और लोग देख लेते हैं, जब उसे डर लगता है कि नेवी अफसर का बेटा है, तो कहता है पकड़ में ना जाए, चोरी की गाड़ी भी है। फिर वो बिल्ला से कहता है, लेकिन बिल्ला फिर कहता है नहीं उतरेंगे। इस दौरान में ये लोग बच्चे बचने के लिए उसके किरपान पे और हमला करते हैं, अटैक करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह बच के निकले। लेकिन वो बच्चे छोटे थे, नाकाम रहते हैं। तो उनमें से गुस्सा आ जाता है तो वो भी उस पर हमला करते हैं। फिर जब ये रिज रोड पहुंचते हैं तो फिर वो बच्चों को समझाते हैं कि अच्छा ठीक है, हम तुम दोनों को उतार देंगे। बस कुछ बहाना करते हैं कि हमें कोई एक फैमिली वाली गाड़ी मिल जाए तो तुम, गीता से कहते हैं कि तुम हाथ देना, वो गाड़ी रुक जाएगी तो हम उस गाड़ी में बैठ जाएंगे उनके साथ और तुम दोनों अपना भाई बहन निकल जाएंगे। तो वो भी समझते हैं कि शायद ऐसे ही होगा। एक जगह गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अच्छा आगे से चल के पहले देखते हैं कोई गाड़ी आ रही कि नहीं। और वो संजय को अपने साथ ले जाता है। तो रंगा उतरता है संजय के साथ। रंगा बिल्ला की आंखों में कुछ इशारा होता है। करीब गाड़ी से 100 मीटर की दूरी पर ले जाकर रंगा उस बच्चे के ऊपर पीछे से कृपान से अटैक करता है, जो 3 फीट लंबी तलवार जैसी थी। और वो एक ही वार करता है, उसके बाद रंगा की हिम्मत नहीं होती है मारने की और वो संजय खून से लथपथ गिर पड़ता है। वो वापस पलटता है तो तब तक अंधेरा हो ही चुका था। तो बिल्ला उससे पूछता है इशारों में, तो उसने बताया एक। तो बिल्ला को लगता है कि नहीं, एक में तो नहीं मरेगा, तो वो उससे वापस कृपान लेता है और वो वापस जाता है। और वापस जाने के बाद उस पर कई वार करता है उसी कृपान से। इस दौरान जब रंगा संजय को लेके उधर 100 मीटर दूर गाड़ी से आगे जाकर उस पर हमला करके उसकी जान ले रहा था, बिल्ला कार में गीता के साथ जबरदस्ती उसका रेप कर रहा था और कृपान के जोर पे, और उसने बाकायदा रेप किया। उसके बाद अब वो एक वार करने के बाद रंगा जब वापस लौटता है तो फिर बिल्ला उससे वो कृपान लेता है। वो वापस जाता है, उसे मालूम था कि उसने एक ही वार किया और फिर वो ताबड़तोड़ वार करता है और संजय की वहीं पे मौत हो जाती है। अब जब वो जाता है तो इधर रंगा वापस आता है। अब रंगा उस बच्ची के साथ रेप करता है। उसका जब दोनों रेप करते हैं तो फिर उसको वो पूछती है कि भाई कहाँ है उसका, संजय। तो बताते हैं कि वो आगे है, चलो तुमको संजय के पास ले जाते हैं, तुम्हारे भाई के पास। तो वो गाड़ी से उसको उतारते हैं, उसके कपड़े वपड़े पहनाते हैं। उसके बाद अब अंधेरे में वो गीता आगे आगे चल रही है, दोनों पीछे पीछे। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं और संजय की लाश के करीब पहुंचते हैं, पीछे से अब बिल्ला फिर अचानक गीता के ऊपर अटैक करता है उसी कृपान से।
और फिर गीता के ऊपर भी तलवार के तमाम वार, और गीता की भी वहीं पे मौत हो जाती। इस दौरान जब रंगा जब गया था संजय को मारने गाड़ी के बाहर, और गाड़ी के अंदर बिल्ला उसका रेप कर रहा था, तो वो अपने आप को बचाने के लिए उसने किरपान भी छीना था, और किरपान से बिल्ला के सर पे उसने अटैक किया था, जिससे बहुत गहरा जख्म लगा बिल्ला को। तो खैर उसके बाद ये गीता को भी मारते हैं, और उसके बाद दोनों बॉडी को वहीं से उठा के और बराबर में सड़क के झाड़ियां थी, झाड़ी में डाल देते हैं। वापस उस गाड़ी में बैठते हैं, और फिर गाड़ी के अंदर बहुत सारे नंबर प्लेट्स थे इनके पास। अब वो उसके बाद उस गाड़ी को बैठने से पहले नंबर प्लेट फिर बदल देते हैं। अब उसका नंबर कर देते हैं DH1280। इसके बाद चूंकि बिल्ला इंजर्ड हो गया था, लाश को झाड़ी में फेंकने के बाद दोनों रात करीब 10:45 पे, मतलब 6:15 बजे दोनों बच्चे घर से निकले थे। 6:30 बजे के आसपास गोल्डा खाना पहुंचे थे। 6:35-40 के आसपास गाड़ी में बैठे थे, और उसके बाद से ये दोनों की ही गाड़ी में कब्जे में थे, और 10:45 पे ये दोनों रात को वेलिंगटन हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उसी एरिया में, रिज रोड से बहुत ज्यादा दूर नहीं। तो करीब करीब 3 घंटा गाड़ी में कत्ल करने में, रेप करने में, और 3 घंटे ये दोनों बच्चे गीता और संजय उनके साथ रंगा बिल्ला था। उसके बाद ये चूंकि सर पे उसके खून गिरा था, चोट लग चुकी थी, तो ये वेलिंगटन हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां इलाज करने के लिए रंगा बिल्ला हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। डॉक्टर देखता है वहां पे, चूंकि मेडिकल लीगो केस होता है, इस तरह की चीजें, तो वहां पे पुलिस का अफसर भी बैठा रहता है। तो वो पूछता है कि डॉक्टर क्या हुआ, तो उसने कहा कि हमारी वहां पे कालीबाड़ी इलाका है, तो कहता हम वहां से गुजर रहे थे, किसी चोर ने हम पे अटैक करने की कोशिश की, लुटेरे ने हमारी घड़ी छीन ली और हम पे वार किया, उसकी वजह से चोट लग गया। खैर उसकी मरहम पट्टी सारी चीजें होती हैं उसका। उसके बाद पुलिस उसको कहती है कि चलो कहाँ पे लोकेशन होगा दिखाओ। वो उसको कालीबाड़ी ले जाता है, वो जगह दिखाता है, उल जरूल जो भी झूठ मूठ, फिर वो अपना एड्रेस वेड्रेस बताता है दिल्ली का, और दोनों उसके बाद वापस आते हैं। और फिर पुलिस जो है उनकी सारी बयान रिपोर्ट लिखती है, और रात करीब 1:45 पे 10:45 पे हॉस्पिटल पहुंचा था इलाज कराने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद। पुलिस उससे कहती है ठीक है अगले दिन फिर तुम थाने आना और हम तुम्हारे केस का इन्वेस्टिगेट करेंगे, और 1:45 पे दोनों निकल देते हैं। अब ये दोनों तो निकल लिए 1:45 पे। इधर ये हो रहा है कि अब संजय और गीता घर से निकले, 7 बजे इनको AIR पहुंचना था, ऑल इंडिया रेडियो। 8 बजे इनका प्रोग्राम लाइव था। तो जब रात के 8 बजते हैं तो संजय के माँ बाप घर में रेडियो ऑन करते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम लाइव आ रहा था। तो जब वो ऑन करते हैं तो किसी और बच्ची की आवाज में परफॉर्मेंस चल रहा था, जो गाना बज रहा था, तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है। फिर पहले उन्हें लगता है कि उन्होंने शायद चैनल रेडियो का गलत लगाया है, बट फिर वो चैनल चेक करते हैं, दोबारा कहते हैं ये तो वही है। तो उन्हें लगता है कि शायद कुछ और वजह इसके बाद आएगा, तो वेट करते हैं, लेकिन वो युवानी प्रोग्राम जो उस दिन होना था वो खत्म हो जाता है। तो उन्हें थोड़ी चिंता होती है। तो फिर गीता और संजय के जो पिता है मदन मोहन चोपड़ा, वो स्कूटर उठाते हैं अपने घर से धौला कुआं से और सीधे ऑल इंडिया रेडियो पहुंचते हैं। ऑल इंडिया रेडियो पहुंच के जाके वो पहले तो रिसेप्शन पे पूछते हैं भाई ये 2 बच्चे हैं इस नाम के, तो बताते हैं कि यहाँ तो कोई एंट्री नहीं है। फिर कहते हैं इनका परफॉर्मेंस था, जो भी प्रोड्यूसर थे उस शो के उनसे मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि हम उन दोनों का इंतजार करते थे और गीता का तो आज शो था और वो आई नहीं, इसलिए हमें मजबूरन में एक दूसरी बच्ची का वो करना पड़ा क्योंकि ये शो जाना जरूरी था। अब पिता उनके परेशान हो फिर घर पे फोन करते हैं कि इस बीच में घर तो नहीं लौट गया। घर से पता चलता है कि नहीं वो तो आए नहीं। इस चक्कर में रात हो जाती है। उनके सारे रिश्तेदारों से पूछ लेते हैं, दोस्तों से पूछा जाता, कहीं वो नहीं मिलती है। फिर मजबूरी में ये जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, उसके बाद पुलिस ढूंढना शुरू करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। 26 की रात गुजर जाती है, 27 अगस्त की पूरी रात गुजर जाती है। माँ बाप परेशान, गीता संजय का कोई सुराग नहीं। 28 अगस्त की शाम 6 बजे के करीब रिज रोड में, क्योंकि जंगल का एरिया है, कुछ वहां के जो लोकल चरवाहे थे वो अपनी गाय और भैंस को चराने जाते थे। तो शाम को एक चरवाहा था जो अपनी भैंस को लेके गया हुआ था और वो वहां से गुजर रहा था। तो जब वो निकलने लगा तो उसको झाड़ी में कुछ कपड़े दिखाई दिए, तो नजदीक गया तो उसने देखा कि वहां पे 2 लाश। तो उसने फौरन जो है बाहर में निकल के
जो नजदीकी पिकेट्स था वहां पे पुलिस वाले रहते थे, अक्सर उसे मालूम था, तो वो जाके बताता है कि ऐसी सी बात है। तो वो पुलिस आती है, वो पुलिस आने के बाद देखती है तो वहां पे 2 लाशें मिलती हैं, एक बच्चे की, एक बच्ची की। पुलिस फौरन उस लाश को अपने कस्टडी में लेती है और उसके बाद चूंकि मिसिंग की रिपोर्ट थी इन दोनों की और उम्र जो थी वो वही थी, हुलिया जो दिया था घर वालों ने वही था, कपड़े भी वही थे, तो पुलिस को लगता है कि ये वही दोनों थे। तो फिर मदन मोहन जो गीता और उनके पिता थे उनको बुलाया जाता है और वो लाश की शिनाख्त करते हैं कि हाँ हमारे ये बच्चे हैं, यही गीता और यही वो। तो पहली बार ये पता चलता है कि इन दोनों का कत्ल हो चुका है। और लाश की हालत ऐसी थी कि जो तलवार था 3 फीट का कृपान जिसमें थे, अनगिनत वार थे, तो बॉडी के कई ज्यादातर हिस्से कटे हुए थे। और इसके बाद पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि गीता के साथ रेप हुआ था। अब जब ये खबर आती है तो उसके बाद मीडिया में भी ये फौरन उस वक्त, चूंकि एक नेवी अफसर की बच्चे और बच्ची के साथ इस तरह की हरकत और उसके छोटे भाई का इस तरह से कत्ल, तो तमाम लोग जो जब खबर सुनते हैं, पढ़ते हैं, एक गुस्सा आ जाता है उनके अंदर और धीरे धीरे लोगों का ये गुस्सा बढ़ता रहता है और पुलिस के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है। अच्छा, कुछ समझ में नहीं आता कि कौन दुश्मन क्या होता है और पुलिस जांच कर रही है लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। 26 को एक कत्ल होता है, 28 तारीख को लाश मिलती है, 29-30 निकल जाता है। 29 तारीख या 30 तारीख को फिर अचानक जब कोई हल नहीं निकला था, कातिल पकड़ा नहीं जा रहा था, तो गीता और संजय के पिता जो है वो मीडिया का सहारा लेते हैं। वो अपने बच्चों की तस्वीरें देते हैं और वो बताते हैं कि पूरी कहानी कैसे कब कहाँ जा रही थी, गायब हो गई। तो इन 1-2 दिनों में वो तस्वीरें और सारी चीजें नहीं आई थी। तो जब वो खुद मीडिया के पास जाते हैं और फिर सारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर है उसमें अगले दिन ये तस्वीरों के साथ सब खबर छपती है, तो उसका बड़ा अच्छा असर होता है। 26 अगस्त की शाम को गोल्डा खाने के पास जो स्कूटर वाले या जो कार जो गुजर रहे थे और जिन्होंने देखा था कि एक कार में 2 बच्चे छटपटा रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उसको किडनैप किया गया है, जिनमें से एक ने पुलिस को कॉल भी किया था, वो अखबार में खबर पढ़ के सामने आते हैं और पुलिस को बयान देते हैं कि हमने उन जो कार थी उस कार के अंदर जो 2 लोग बैठे थे हमने उन्हें देखा है, हमें उसकी शक्ल अच्छी तरीके से याद है। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक राहत की बात होती है। पुलिस उन लोगों को बुलाती है, उनके जरिए उनके स्केच बनते हैं और वो तस्वीरें पुलिस अखबार में जारी करती है नेक्स्ट डे, और उसके बाद उसके ऊपर इनाम रखा जाता है। लेकिन इधर कातिल अभी नहीं पकड़ा था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में ही थे, लोगों का गुस्सा, मीडिया में कवरेज लगातार हो रहा था। फिर उन्होंने खुद इसमें पर्सनल इंटरेस्ट लिया। पुलिस से कहा किसी भी तरीके से कातिल तक जल्दी पकड़ो, केस को सॉल्व करो, क्योंकि 2 छोटे मासूम बच्चों को जिस तरीके से फिर कहानियां सारी आ रही थी अखबारों में, कैसे उन्हें तलवार से काटा गया, मारा गया, उनके साथ रेप किया गया, तो हर एक का दिल का चोट रहा था, हर एक को गुस्सा आ रहा था। मतलब मैं करीब 78 की बात है ये, आज कितने 22-18 40 साल हो गए, मतलब तो अभी सुनाते हुए मुझे सिर्फ गुस्सा का एहसास हो रहा है। तो सोचिए उस वक्त क्या हुआ। तो खैर जब पीएम खुद इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसके बाद पुलिस हर तरफ जहां जहां दबिश दी जाती है, छापे मारे जाते हैं, लेकिन मिल नहीं रहा कोई और पकड़ा नहीं जाता है। और ये करते करते करीब 28 अगस्त को लाश मिली थी, 10 दिन और गुजर जाता है। पुलिस की कई टीमें लगी हुई है, हर एक स्टेट की पुलिस से भी हेल्प ली जा रही है। अचानक 8 सितंबर 2018 को, मतलब करीब इंसिडेंट के 10 दिन के बाद, कालका मेल एक ट्रेन चलती है जो शायद कोलकाता से चलती है और कालका तक जाती है, तो शिमला जाने के लिए आखिरी रेलवे स्टेशन है। तो कालका मेल ट्रेन आगरा में रुकती है। आगरा में जब रुकती है ट्रेन तो अचानक 2 लोग एक कंपार्टमेंट में घुसते हैं और जैसे ही घुसते हैं, ट्रेन चलने वाली थी तो वो घुस जाते हैं। अब ट्रेन चल पड़ी, अब वो कंपार्टमेंट चेंज भी नहीं कर सकते। तो इत्तेफाक से जो 2 लोग उस कंपार्टमेंट में घुसे थे वो मिलिट्री के लिए रिजर्व था। आपने देखा होगा ट्रेन में कई बॉगी जो है वो अपने सेना के जवानों के लिए होता है सिर्फ, और उसमें आम पैसेंजर नहीं जा सकता है, वो रिजर्व ही उन्हीं के लिए होता है। तो मिलिट्री के लिए रिजर्व था, उसमें सारे सेना के जवान बैठे हुए थे। अच्छा, बिल्ला बहुत गुस्सेवर था, बात बात में गुस्सा आता था। तो आर्मी वाले जब उसको देखते हैं, मिलिट्री वाले, कि हमारे कंपार्टमेंट में सिविलियन 2 कैसे आ गया, तो उससे पूछते हैं
तो पहले झूठ बोलता है कि मैं भी मिलिट्री में, तो कहते हैं आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड तो था नहीं। तो फिर वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो वो हाथापाई पे उतर आता है। तभी उसी में से मिलिट्री वाले में से एक शख्स अचानक उन दोनों को देखता है, और उसने अखबार देखा था, उसको लगता है कि जो अखबार में जो फोटो थी, स्केच जारी की गई थी, वो इन दोनों से बड़ी हूबहू मिलती है। अच्छा, वो कुछ था उनके बाल और वो सारी चीजों का। तो वो अपने साथी मिलिट्री वाले से कहता है कि मुझे इन दोनों पे डाउट है, ये अखबार में फोटो। अच्छा, ये खबर पूरे हिंदुस्तान में एकदम आग की तरह फैली थी, लगातार अगले 8-10 दिन तक यही खबरें चल रही थी। गीता, संजय चोपड़ा, इसी नाम से इन बच्चों की अलग अलग तस्वीरें, सारी चीजें चल रही थी। तो लगभग ये उस वक्त घर घर में ये खबर पहुंच चुकी है। तो उस मिलिट्री वाले ने फौरन पहचान लिया कि ये वही है। वो अपने साथियों को बताते हैं, बाकी मिलिट्री वाले फिर दोनों को दबोचते हैं, कंपार्टमेंट में रखते हैं। उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आता, करीब 2-2.5 घंटे के बाद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरने के बाद मिलिट्री वाले उसे रेलवे पुलिस के हवाले करते हैं और कहते हैं कि ये शायद वो है। रेलवे पुलिस, नई दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करती है इसके पास ये केस था। नई दिल्ली पुलिस के लोग आते हैं और उन दोनों को फिर पकड़ के ले जाते हैं। तो दोनों सिरे से इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा हम तो 26 अगस्त को मुंबई में थे, तमाम झूठे सच्चे प्रूफ देने लगते हैं। लेकिन पुलिस के पास 2-3 चीजें थी। एक, 26 अगस्त की रात को वेलिंगटन हॉस्पिटल में जब बिल्ला अपने जख्मी सर का इलाज कराने गया था, तो वहां पे डॉक्टर सब लोगों ने देखा था, और उसके वो जो रिपोर्ट थी, एक्सरे, वो सारी चीजें वहां मौजूद थी। तो वहां पे डॉक्टरों ने बोला कि हाँ, ये उस रात को यही आया था। दूसरा, उसी दिन ये सारी चीजें हुई थी, तो ये था कि इसको चोट कैसे आई, तो वो चीजें मिलनी शुरू हुई। तो पुलिस ने भी, और थोड़ा प्रेशर तो था ही, तो पुलिस ने थोड़ा अपना ज्यादा अपने तरीके से पूछताछ की, तो आखिर में टूट गया था और दोनों ने कन्फेस कर लिया। ये माना कि हाँ, गीता और संजय को उन्होंने ही मारा था, और रेप की बात भी उन्होंने एक्सेप्ट की। लेकिन अब पुलिस के लिए ये भी था जरूरी कि सारी चीजों का एविडेंस कलेक्ट किया जाए। तो फिर उनसे पूछा जाता है, तो बताते हैं कि हमने अशोका होटल के पास से ये नंबर की गाड़ी चुराई थी। इस दौरान, इसमें थोड़ा सा मैं मिस करके आपको कि इनकी गिरफ्तारी से पहले पुलिस चारों तरफ जब सारी चीजें ढूंढ रही थी, तो एक मजलिस पार्क के पास ही एक लावारिस गाड़ी मिलती है। और गाड़ी जब पुलिस देखती है कि कोई है नहीं, तो उस गाड़ी को चेक किया जाता है, तो उसके नंबर प्लेट्स फर्जी निकलते हैं। जब उसका असली नंबर मिलता है, तो असली नंबर के जरिए मालिक तक पहुंचा जाता है। फिर लोकल पुलिस से पता चलता है गाड़ी चोरी हो गई, उसकी रिपोर्ट है, मालिक आता है, गाड़ी लॉक थी, तो मालिक के पास वो चाबी थी, मालिक आता, चाबी लगाता, गाड़ी खुल जाती है। उस गाड़ी के अंदर थोड़े से ब्लड के निशान थे, मट्टी थी, तो सारी चीजें पुलिस जो है वो अपने कस्टडी में कर लेती है गाड़ी को भी। अब जब ये पकड़े जाते हैं, तो फिर इनसे पूछा जाता था। उसने बताया कि हाँ, मैंने एक मस्टर्ड कलर की कार चुराई थी और यहाँ छोड़ दी थी। तो अब पुलिस उस कार से मिले जो मट्टी के तमाम वो थे, और उधर जो बॉडी पे मिले थे संजय और गीता के, उन सब का मिलान कराती है, तो वो मैच कर जाता है। फिर जब ये दोनों पकड़े गए थे, इनके पास बैग था, जब ये कालका ट्रेन में बैठे थे, तो उस बैग में इनके वो वाले कपड़े भी थे जो जिसपे खून के कुछ छींटे थे, तो वो मैच कर जाता है गीता के और उसके ब्लड से। फिर गाड़ी से कुछ, और गीता के हाथ और नाखून से कुछ बाल मिले थे, उस बाल का भी मैचिंग हो जाती है रंगा और बिल्ला से। तो ये सारे प्रूफ जो है वो मिलते जाते हैं। तो उसके बाद फिर वो अपनी कहानी बताते हैं कि ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बताया कि वो मुंबई में थे, और मुंबई से आने के बाद, असल में मुंबई में उनका एक दोस्त था श्याम, तो श्याम पकड़ा गया। तो इन दोनों को ये डर था कि श्याम पकड़ा गया तो पुलिस बहुत सारे पुराने किडनैपिंग और गाड़ी चोरी के मामले में उन दोनों का नाम लेगा, तो मुंबई पुलिस ने पकड़ ली। तो ये मुंबई से फिर इन्होंने गाड़ी चुराई, वहां से सूरत गए, अहमदाबाद गए, और फिर ट्रेन पकड़ी और दिल्ली आए। दिल्ली ये पहुंचते हैं करीब 24 अगस्त को। फिर एक किराए पे घर लेते हैं, 2 महीने का एडवांस देते हैं मजलिस पार्क एरिया में। फिर 25 तारीख को जो बिल्ला है वो पानीपत जाता है, उसकी एक बहन थी, वहां उससे मिलता है, फिर वापस आता है। 26 अगस्त को ये 2 गाड़ियां चुराते हैं, दोनों छोड़ देते हैं, फिर तीसरी गाड़ी चुराते हैं। और इनका ये था कि किसी एक कपल को उठाना है, किडनैप करना है, उससे पैसे वसूलने हैं या उसके घर को लूटना है, और फिर यहाँ से निकल जाना है, फिर किसी तीसरी जगह जाना है। लेकिन इत्तेफाक से ये दोनों बच्चे टकरा गए और उन्हें लगा कि ये दोनों बच्चे जो है, उनकी बातचीत से, उनके कपड़ों से, उनके पहनावे से, कि ये बहुत अमीर घर के हैं। तो उसे लगा कि इन दोनों को अगर किडनैप करेंगे तो इनके माँ बाप काफी पैसे दे देंगे, तो इस वजह से उन दोनों को उठाया था। लेकिन जब पता चला कि ये नेवी के बच्चे, इनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, और फिर उन दोनों ने बड़ी बहादुरी से बीच बीच में आवाज की, शोर किया,
लोगों से मदद मांगी, इवन हमला किया और गाड़ी से निकल के भागने की कोशिश की। न सिर्फ 14 साल के संजय ने बल्कि गीता ने भी जो बहादुरी दिखाई थी, उसकी वजह से वो जो दोनों थे वो घबराए भी, और अगर एक दो राहगीर सही गाड़ी के बीच में आ जाता तो शायद गीता और संजय की जान भी बच सकती थी, लेकिन हो नहीं पाया बदकिस्मती से ऐसा। इसके बाद फिर जब ये सारे सबूत, फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं तो अब मुकदमा शुरू होता है। और चूंकि गुस्सा बहुत था तो लोअर कोर्ट बहुत जल्दी अपना फैसला, साल भर के अंदर फैसला सुना देती है, दोनों को फांसी की सजा देती है। हाई कोर्ट में मामला जाता है, हाई कोर्ट भी फौरन इस मामले में अपना फैसला सुनाती है, फांसी की सजा देती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी फौरन उस फैसले को बहाल रखती है। प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन था, उसको भी फौरन खारिज कर दिया जाता है। और इस तरीके से बड़ी तेजी से केस चलता है। लेकिन जब अदालत में मामला गया तो दोनों बदल जाते हैं, दोनों कहते हैं कि हम उस दिन मुंबई में थे, दिल्ली में नहीं थे, और हमने कोई मर्डर नहीं किया, हमने रेप नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन तमाम जो प्रूफ थे, सबूत थे, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हो, ब्लड सैंपल हो, मिट्टी के सैंपल हो, गाड़ी से मिले हुए ब्लड के सैंपल हो, वो सारी चीजें इन दोनों के खिलाफ थे। हॉस्पिटल का, वेलिंगटन हॉस्पिटल का सबूत भी बहुत अहम था। तो उसके बाद ये सारे अदालती फैसले निपटते हैं और इसके बाद इन दोनों को 31 जनवरी 1982, मतलब 78 में इंसिडेंट हुआ था, 31 जनवरी 1982, 4 साल के बाद इस इंसिडेंट के तिहाड़ जेल में इन दोनों को सुबह सुबह फांसी दे दी जाती है। इस फांसी से पहले खास बात यह होगी कि चूंकि बहुत माहौल गर्म था और लोगों में एक अजीब गुस्सा था इस मर्डर को लेकर, डबल मर्डर को लेकर, तो लोग जानना चाहते थे कि रंगा बिल्ला के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोचता, वो ऐसा कैसे कर सकता है, कि इंसान इस हद तक कैसे कर सकता है। तो पहली बार एक मीडिया ने कोर्ट में वो अपील की कि हमें इनका इंटरव्यू करने की इजाजत दी जाए ताकि उसकी हम सोच समझ सके। तो पहले जेल अथॉरिटी ने तो मना कर दिया था, फिर कोर्ट गए, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। 31 जनवरी को इनको फांसी होनी थी। 30 जनवरी को 5 जर्नलिस्ट, इत्तेफाक से मुझे अफसोस इस बात का कि मैं तब जर्नलिज्म में था ही नहीं, मैं स्कूल में था, तो क्योंकि इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला। 30 जनवरी 1982 को 5 अलग अलग न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट तिहाड़ जेल जाते हैं। उन्हें 1.5 घंटे का वक्त दिया जाता है कि आप इंटरव्यू करें, और जेल में चूंकि अगले दिन उनको फांसी होनी थी तो ये रंगा बिल्ला के पास पहुंचते, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप इनको इंटरव्यू की इजाजत दी जाती अगर बशर्ते कि वो दोनों इंटरव्यू देने को तैयार हो। तो उनमें से रंगा जो था वो इंटरव्यू देने को तैयार हो गया, बिल्ला ने साफ मना कर दिया था। तो रंगा ने अपने इंटरव्यू में लास्ट तक माना नहीं, उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, मुझे गलत फांसी दी जा रही है। और बिल्ला ने तो मीडिया के सामने आने से मना कर दिया। तो 31 जनवरी 1982 को जिस सुबह फांसी हुई, उसी सुबह दिल्ली के और दिल्ली से छपने वाले देश के तमाम अखबारों में 5 जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने रंगा का पूरा इंटरव्यू छापा था। उसके बाद ये फिर खबर आई कि जब फांसी हो गई तो तिहाड़ जेल ऑफिशियल से कि उस फांसी के दौरान बिल्ला बेहद खामोश था, उन्हें मालूम था दोनों को कि फांसी होने वाली है। रंगा ने विरोध किया था और रंगा फांसी के तख्ते तक जाने में उसने बहुत ज्यादा विरोध किया, उसको बहुत पकड़कर घसीटते हुए ले जाया गया, जबकि बिल्ला नॉर्मल था एकदम। इन दोनों को फांसी के बाद इनके घर वालों से पूछा गया, उन घर वालों ने भी, चूंकि पूरे देश का माहौल मूड ऐसा था, इनकी बॉडी लेने से मना कर दिया। और वो उनके घर वाले शुरू से ही इस चीज के खिलाफ थे, उनका कहना था अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इसको फांसी मिलनी चाहिए। तो फांसी होने के बाद फिर तिहाड़ जेल ऑफिशियल ने इनका अंतिम संस्कार दोनों का किया। उसके बाद 1981 में संजय और गीता को कीर्ति चक्र, जो बहादुरी पुरस्कार बच्चों को मिलता है, उससे नवाजा गया, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुकाबला किया 2 बच्चों ने, तो कीर्ति चक्र मिला। लेकिन जो असली चीज आई वो इसके बाद आई, जो इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, उसने एक गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा कि जिस बहादुरी का परिचय, जिस हिम्मत से 16 साल की बच्ची, 14 साल का बच्चा अंधेरे में, 2 लोग जिनके हाथ में तलवार, जंगलों के बीच जिस बहादुरी से मुकाबला किया, जिस तरीके से संजय अपनी बहन को बचाने के लिए लगा रहा, बहन अपने भाई को बचाने के लिए लगी रही, तो इन दोनों को के नाम पे वीरता पुरस्कार होना चाहिए।
उसके बाद से ही ये शुरू हुआ कि हर साल आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे जिनको हाथी पे बैठाया जाता है, बहादुरी के पुरस्कार दिए जाते हैं, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड जो होता है, तो उनमें से 2 अवार्ड उसका नाम ही रख दिया गया, एक संजय चोपड़ा अवार्ड, एक गीता चोपड़ा अवार्ड। ये हमेशा हर साल 2 बच्चों को बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जाता है, बाकी जो अलग देते हैं तो बहादुरी का मिलता ही है, लेकिन खास 2 ये नाम से दिया जाता है, एक संजय चोपड़ा वीरता अवार्ड, एक गीता चोपड़ा अवार्ड। आज भी 15 अगस्त पे 15 अगस्त नहीं, सॉरी 26 जनवरी पे जब ये होता है, जब परेड होता था, तो ये अवार्ड दिया था। और इन दोनों बच्चों के, गीता और संजय के उस बहादुरी भरे कारनामे की वजह से ये इस अवार्ड का नाम ही रख दिया गया इन दोनों के नाम पे। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बताया, हकीकत ये है कि अगर आप वो उस वक्त की पूरी, मुझे एक बार मौका मिला था इस पूरे केस फाइल को पढ़ने का। केस फाइल में हमेशा डिटेलिंग के साथ होती है एक एक चीज। जैसे अगर ये कि उसने पानी पिया तो उसमें लिखा होता है कि उसने पानी पिया, तो सोचिए जब इतनी डिटेलिंग में है तो अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप कई हफ्ते या क्या कई महीने आप शायद वो पूरी सीन को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे, आप भूल नहीं पाएंगे। जो उस दिन 26 अगस्त 1978 को शाम 6:30 या 6:45 से लेकर 10 साढ़े 10 के दरमियान हुआ, मतलब करीब 3 से सवा 3 घंटे 2 मासूम बच्चों के साथ, ये अपने आप में मतलब किसी भी इंसान के एक कलेजे को छलनी कर दे। तो ये थी कहानी रंगा बिल्ला की, और उसका असर बाद में ये हुआ कि ये नाम इतना पूरे देश में ये फैला कि लोग सिर्फ नाम से डरने लगे थे, रंगा बिल्ला के, क्योंकि जब उनकी कहानियां धीरे धीरे पता चली। आज वो दोनों बच्चे इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ जरा सी लालच, हवस और इसकी वजह से। और सोचिए उनके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। हालांकि उनके पिता नेवी में एक बहादुर अफसर, लेकिन 2 बच्चे जिसके, और दोनों की इस हालत में मौत, ये मतलब अल्फाज में बयान करने के वो नहीं है कि मैं बयान कर दूं और वो पूरा हो जाए। ये बहुत बड़ा गम और बहुत बड़ा जख्म था। तो ये थी रंगा बिल्ला की कहानी। इसमें कुछ आपको कभी लगेगी कुछ इसमें सवाल है या कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर किसी दिन और कुछ बात